सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब खुशामदीद। मैं हूँ रमला बेग और मेरे साथ मौजूद हैं एज़ ऑलवेज़ हमारे जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट असद निज़ामी एंड ऑफ कोर्स जूनियर तज्ज़ियाकार अली आफ्ताब सईद। पहली खबर की तरफ चलते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक ट्वीट करके एक चैलेंज किया है PMLN को कि एक फेस ऑफ होएगा, एक डिबेटिंग सेशन किया जाए जहाँ पे PMLN के लीडर्स होंगे और वो खुद शामिल होंगे एंड देन इकॉनमी पे बात होएगी, क्या इनके मैनिफेस्टोज़ है उस पर बात होएगी। तो मेरा ख्याल है ये तो एक बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ लाइक अ चैलेंज है एंड आई रियली होप कि PMLN इस पे टेक्स इट अप। जी अच्छा, उन्होंने चैलेंज किया डायरेक्टली मियां नवाज शरीफ को कि आप और मैं बैठ के डिबेट करते हैं और उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो उन्होंने थोड़ी बचपन की यादें ताज़ा की कि जब फटे हो जाते होते थे कहीं भी कहाँ भी किसी भी टाइम। सो उन्होंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया एनीवेयर एनी टाइम कि आप आएँ और हम दो हाथ कर लेते हैं। सो बिल्कुल ठीक है, लफ्ज़ उन्होंने ट्रांसपेरेंसी और इंसाइट और अवाम का भी इसी ट्वीट में इस्तेमाल किया, जो कि मेरे तो ख्याल में बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि किसी एक सियासी पार्टी ने इस किस्म का कदम लिया है। क्योंकि अगर आप और इलेक्शन कैंपेन्स दुनिया भर में देखें, ख़ास तौर पे जो अमेरिकन इलेक्शंस होते हैं उनके अंदर तो डिबेट जो है वो बाकायदा एक हिस्सा होता है, एक हर पार्टी का उसके वो तो होती है दो पार्टियाँ अमूमन, लेकिन जो डिबेट का सीन होता है सारा उसके अंदर, उससे आपको एक तो कैंडिडेट ख़ुद अपना मुद्दा रखता है अवाम के सामने, दूसरा अवाम ख़ुद उनसे सवाल भी कर सकती है उसके अंदर, और फिर जो लोग कंडक्ट कर रहे होते हैं इस किस्म के डिबेट्स को वो ख़ुद भी प्रोमिनेंट TV चैनल्स के एंकर्स होते हैं। तो इस डिबेट के अंदर अगर ज़रूरत पड़े तो हाजिर है, हम आके मॉडरेट कर देंगे। वैसे अभी तक इसमें कोई नून लीग का जवाब नहीं आया और मेरे ख्याल में इस किस्म की लूज चैलेंज जो चल रहा है इसके अंदर उनको कोई ना कोई कदम लेना चाहिए। आई थिंक ऑफिशियल तो नहीं होगी ऑब्वियसली बिकॉज़ देयर आर सो मेनी अदर पार्टीज जिनको आपको बुलाना चाहिए फॉर दिस डिबेट। मेरे ख्याल में वो कंजर्वेटिव और डेमोक्रेट्स की होती है यूएस में, पूरी होनी चाहिए, यहाँ पे सबको मौजूद होना चाहिए। उनका तो असल में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो नॉमिनी होता है उसकी सिलेक्शन के भी डिबेट्स होते हैं जिसमें 9 बंदा खड़ा होता है स्टेज पे। अच्छा, वो जवाब तो आया, शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया। अच्छा, उन्होंने दे दिया? हाँ जी, उन्होंने कहा है कि जी ये करने के बजाय डिबेट आप नवाज शरीफ को कराची लेके जाएं ताकि मुवाजना हो जाए लाहौर और कराची का, तो बस वही डिबेट है। सो बुनियादी बात ये है कि एक तरफ डिबेट की डिमांड है, दूसरी तरफ डिबेट तो छोड़ें, मुझे आप ये बताएं कि आपने आखिरी दफ़ा नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू कब देखा था? बहुत साल वो तो इंटरव्यू ही नहीं देते तो डिबेट पे किधर आएंगे? और ये एक बहुत बड़ा मसला पीपल्स पार्टी का भी था। ये कुछ अरसे पहले तक नहीं, जो टॉप लीडरशिप थी वो नहीं मिलती थी, अवेलेबल नहीं थी इंटरव्यूज़ के लिए। अच्छा, जैसे जैसे ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एनर्जेटिक हैं, जैसे ये टेक ओवर कर रहे हैं तो ये अब और साथ इलेक्शन भी सर पे आ गए हैं तो इन्होंने इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए हैं। वरना उससे पहले ज़रदारी साहब का आपको पता था कि साल में 1 या 2 घर पे बुला के एक बंदे के साथ 1-on-1 दैट्स इट। आगे दौर यही है कि अगर आपके पास ऑडियंस है अगर, तो आप उनको क्यों नहीं इंगेज कर रहे हैं? तो इसलिए अगर पुरानी पार्टीज़ अभी अपनी जगह बनाना चाहती हैं अगेन, या तो पुराने जो इनके बुजुर्ग लीडर्स हैं वो हौसला पैदा करें और डिबेट पे आना है या नहीं आना, लेकिन टीवी पे चेहरा तो दिखाना शुरू करें, और अगर वो नहीं कर सकते तो फिर अपने अंदर से कोई यंग क़यादत निकालें जो कि ये काम कर सकती हो। वो देखिए, यंग क़यादत का तो ये है कि अब वो असल में फॉर्मेट बड़ा डिफरेंट बन गया। हर जो सियासी पार्टी है उन्होंने अपने ईयर मार्क किए हुए 2 से 3 लोग जो पार्टी रहनुमा है जिनका काम ही और कुछ नहीं है, उन्होंने रात को हमसे बैठ के बात करनी है हमेशा, और वो ही सर्कुलेट होते रहते हैं डिफरेंट चैनल्स पे, डिफरेंट जगहों पे, और वो एक ही पार्टी का मैंडेट लेके आगे जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कि अगर जो सीनियर लीडरशिप है अगर वो इस चीज़ को एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो वो हो सकती है। तो क्यों नहीं इस चीज़ को क्यों नहीं ऑन करते बाकी पॉलिटिकल लीडर्स? क्योंकि देखें, न्यूज़ वर्दी तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी है, न्यूज़ वर्दी तो मियां नवाज शरीफ भी हैं आजकल, और बजाय सिर्फ जलसे करने के लिए जलसे करने के बजाय आप टीवी पे आएँ और कहें जी कि हाँ कर लेते हैं, डिबेट भी कर लेते हैं, मैं इंटरव्यू भी देने को तैयार हूँ, इसमें क्या मसला है? लेकिन ज़्यादा वो जो सेंसेशनल सॉर्ट ऑफ ड्रामेटिक सा एक वो
एक स्पीच देनी होती है, ज़्यादातर तो मुझे लगता है कि उनकी न्यूज़ वर्दी वो इस वजह से थे कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट पास हो जाए जिसकी वजह से तो हर वक्त यूर ट्रेंडिंग। बिल्कुल ठीक है। सो अब दुनिया ही ऐसे चलती है। हम अक्सर अब म्यूजिशियंस बैठते हैं ना तो बात कर रहे होते हैं, सो पहले होता था कि जी आपने बड़ा महंगा आपने म्यूजिक वीडियो बनाना है, अब होता है कि यार म्यूजिक वीडियो पे ज़्यादा पैसे ना खर्चो। क्यों? क्योंकि आप जितना मर्जी बुरा काम करो, जितना मर्जी अच्छा काम करो, शेल्फ लाइफ 3 दिन की है, ठीक है। सो जब शेल्फ लाइफ 3 दिन की है तो आपने हर तीसरे दिन तो कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि आप ट्रेंड्स बनाओ, ठीक है। अब ऐसे ही चलेगा, टाइमलाइन इतनी तेजी से वो पीछे से चीजें हटती हैं। सो अगेन ये अच्छी बात है, बुरी बात है, इसके लिए आप अलहदा एक दिन रख लें, लेकिन अब ये करेंगे तो आप रेलेवेंट रहेंगे। पॉलिटिक्स करनी है तो ये चीज़ ज़रूरी है। वो ठीक है, लेकिन ये जो पार्टीज़ का आपस में फेस ऑफ करना, डिबेट करना, इससे आपको कितना अंदाज़ा हो सकता है कि एक पार्टी की कॉम्पिटेंसी के बारे में, एक लीडर की कॉम्पिटेंसी के बारे में? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे किसी के पास डिबेटिंग स्किल्स हैं, किसी के पास नहीं है, कोई हाजिर जवाब है, कोई नहीं है। व्हाट इज दैट गॉट टू डू विद? ये सिर्फ पार्लियामेंट में आमने सामने होते हैं ना एक दूसरे के साथ, और वो भी पार्लियामेंट में बड़ा कम होते हैं कि जी फर्ज करें आने वाले इलेक्शंस में जी पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट नहीं बनाती और नून लीग गवर्नमेंट बना जाती है, ऑपोजिशन लीडर जो है वो कोई और होता है, फलाना होता है, तो फिर कब मौका मिलेगा मियां नवाज शरीफ को और बिलावल भुट्टो को आपस में बात करने का। तो इसलिए डिबेट बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त 2 फ्रंट रनर्स अगर आपको नजर आ रहे हैं तो इससे बेहतर चीज़ को हो ही नहीं सकती। और मॉडरेटेड, ये नहीं कि जी आप आपस में लड़ते रहें जैसे अमूमन होता है कि जी जलसा मोड में, मॉडरेटेड कि जी आपको ये सवाल है, आप तीनों का जवाब, मैं तो बहुत करना चाह रहा हूँ, आप तीनों आपकी बारी अपने आप को प्लग इन करने की। आप कहिए आपका 5 मिनट है, इसके अंदर जवाब देने 5 मिनट का, मैं अगले बंदे पे चला जाऊंगा, बात आ जाएगी ना आगे। आपका एतराज बिल्कुल ठीक है कि कोई हो सकता है अच्छा डिबेटर हो, कोई ना हो, लेकिन वो उसका वैसे पुल ज्यादा हो, वो वोटर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करता हो, वो ठीक है। बेचारा बाइडेन लाइक ही इज अनेबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, सो इट्स लेकिन अगेन अब बाइडेन दोबारा तो इलेक्शन भी नहीं जीतेगा ना। एब्सोल्युटली। हाँ, सो मसला ये है कि दूसरी इससे भी ज्यादा जो खतरनाक बात है ना वो ये है कि अभी तो अवाम को आदत नहीं है। अवाम अभी ये बात समझने के लिए ही तैयार नहीं है कि कौन ठीक और कौन गलत कह रहा है। वो जिसको सपोर्ट कर रहे हैं बस वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनको तो ये भी नहीं पता कि अच्छा जब डिबेट होती है तो उसके रूल्स क्या होते हैं, अच्छा मतलब कैसे पता लगेगा कि कौन ठीक कर रहा है, अच्छा आपने इस मौजू पे बोलना है, आपने ये नहीं बताना कि दूसरा चोर है, मतलब सो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगेन जिस तरह असद कह रहा है कि हम कैसे कौन सा ये कह रहे हैं कि आज ये होगा तो सब सही हो जाएगा, ये आज से एक रिवाइट डलेगी, 10 20 30 साल गुजरेंगे। इस तरह देखें ना, जैसे अमेरिका में ये तो एक रिवायत है, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उनका हो रहा होता है, उसके अलावा जब उनके सेनेट के हो रहे होते हैं, उनके बाकी कंग्रेशनल इलेक्शंस हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ होती है टाउन हॉल। जो उनका टाउन हॉल है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि वो एक कम्युनिटी, छोटी कम्युनिटी में जाके सारे जो वहाँ के लोग होते हैं, रेजिडेंट्स होते हैं, उनसे बैठ के बात करते हैं। तो यहाँ तो ये भी नहीं हो रहा है एक हद तक, और वो हम उसको कॉर्नर मीटिंग कह देते हैं, कुछ और चीज़ कह देते हैं, बट वो टेलीवाइज्ड होती है और उसके अंदर आपको कई दफ़ा मॉडरेटर भी होता है और आप बैठे होते हैं, कैजुअल बैठे होते हैं, मतलब ये नहीं सूट शूट पहन के आप बैठे होते हैं, आवाम आपसे सवाल पूछती है। और आखिरी में ज़रा इसमें सिर्फ एक चीज़ और डालना चाहता हूँ कि जो आप और मैं बात कर रहे थे कि PMLN का मैनिफेस्टो जो है वो आज के दिन आ गया है, और उसमें 3 चीज़ें जो हैं वो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ। एक क्लाइमेट चेंज है, एक यूथ है, और जिस चीज़ से आप नाराज़ होते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल आ गया। जबरदस्त, चलें ये जबरदस्त आ गया। आप एक चीज़ से खुश होंगी, पीपल्स पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसमें ये भी आ गया है कि सिंगल वुमेन कैन अडॉप्ट चिल्ड्रन। Oh, that's interesting. Okay. Why would that concern me? लेकिन चले ठीक है, लेकिन हाँ नहीं वैसे भी औरतों के हकूक के लिए कुछ करना चाहिए। Exactly, अगर मैं इसलिए आपको कह रहा था कि आप नहीं, ये तो आई थिंक बाहर भी काफ़ी जुरिस्डिक्शंस में काफ़ी मुश्किल होता है, तो अगर ये यहाँ पे लेके आना चाहिए, दैट्स अमेजिंग। यहाँ पे भी एक ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक और ट्वीट है जो कि काफ़ी वायरल हुई है, एंड इट्स कॉज अ लॉट ऑफ कंसर्न अराउंड सोशल मीडिया की रेगुलेशन पे काफ़ी दफ़ा बात हुई है ओवर द इयर्स, काफ़ी ऐसे फियर्स भी आए हैं, थ्रेट्स आए हैं कि शायद रेगुलेशन शुरू हो जाए। काकर साहब जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ, ही इज़ ऑल्सो ट्वीटेड अबाउट द सब्जेक्ट, ही इज़ एक्चुअली पास अ स्टेटमेंट जिसकी ट्वीट काफ़ी वायरल हो रही है कि जी सोशल मीडिया की रेगुलेशन पे दोबारा से फोकस किया जाएगा, which has obviously caused a lot of concern। ये जो मेरे साथ 2 बैठे ये भी खुश नहीं हैं। सदा आप पहले बताएं कि आपका मेजर कंसर्न क्या है इस चीज़? हाँ जी, वो काकर साहब ने एक्चुअली एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने ये बात की
कि सोशल मीडिया रेगुलेशन जो होनी चाहिए। इससे पहले एक और फंक्शन पे भी इस किस्म की बातें जो हैं वो भी हुई, और जो कि ठीक है, मतलब वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में था, ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट में। और इस वाले के अंदर उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ है। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया नेशनल फायरवॉल का। अब नेशनल फायरवॉल का तो मतलब ये है कि आप फिर चाइना मॉडल को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस टाइम। वैसे तो इसके अंदर से एक और बहुत बड़ी बहस पैदा होती है कि हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, अब इतने से दिन रह गए हैं, तो इतने बड़े बड़े कदम अगर वो लेना चाह रहे हैं तो उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा पाएंगे इतने से दिनों में या नहीं पहुंचा पाएंगे, मेरा तो नहीं ख्याल कि ऐसे स्टेप। सो उन्होंने मेरे ख्याल में थोड़ी सी बहुत ही कैजुअल स्टेटमेंट पास कर दी कि नेशनल फायरवॉल तो एक बड़ी अजीब सी चीज़ हो जाएगी। उन्होंने कहा मैं जाते जाते ज़रा डरा दूँ एक दफ़ा। हाँ नहीं, वो खुद डर जाएंगे जो देखिए ये सबकी ख्वाहिश रही है जो भी हुकूमत में होता है, लेकिन ना इनको समझाने वाले भी होते हैं। और वही वाली बात है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं ख़ास तौर पे, ये टीवी पे आके जितना आपस में मर्जी लड़ें, ये रात को खाना इकट्ठे खाते हैं और एक दूसरे से बात कर लेते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और इसमें होता ये है कि ये जो है ना सिर्फ इनको नहीं, अभी आज आपको पता है कि कोर्ट ने भी समन भेजा है काफ़ी सारे सहाफ़ियों को। जी जी, जी। वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो ईसा साहब को मलाइन करने के लिए वो आया। अच्छा अब देखिए, पता है कि अगेन उसमें वाकई कई इंस्टेंसेस ऐसे होंगे जहाँ पे डिसरिस्पेक्टफुली एड्रेस किया गया होगा या उन पे कोई गलत इल्ज़ाम लगाया होगा, उस पर ज़रूर जो भी कार्रवाई होती है वो करनी भी चाहिए। लेकिन पता है होता कि इन्हीं फाइज ईसा साहब को कुछ अरसे पहले तक ज़रूरत भी थी सहाफ़ियों की ऑन हिज साइड, ठीक है। अच्छा पॉलिटिशियंस के साथ तो ख़ास तौर पे ये होता है कि एक ना एक पार्टी रियासती जबर का निशाना बनी होती है, उसको ज़रूरत होती है, और दूसरी पार्टी जो कि इस वक्त जीती हुई है उसको भी ये पता होता है कि कल को मेरे पे भी ये वक्त आ सकता है। So इस पे they are all aligned। इस पे ना करने की कोशिश भी करते हैं, थोड़ा सा जो है ना अपने आप को रिस्ट्रेन में भी खुद ही रखा होता है। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, ये हो भी गई ना, ये चलना नहीं है। चाइना मॉडल बड़ा हम खुश होते हैं, वहाँ पे अगर बोलने नहीं ना दिया जाता तो वहाँ पे बिल्कुल सस्ती बिजली भी दी जाती है। यहाँ पे अगर आप कहेंगे ना कि बिजली भी नहीं है और गैस भी नहीं है और रोजगार भी नहीं है और बोल भी नहीं सकते, इधर जो प्रेशर कुकर फटना है ये हमारा हुक्मरान तबका अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और तीसरी चीज़ मैं आपको एक बात बताऊं, अली यार ये श्योर फटना है, क्योंकि हमारी कौम के बारे में ये काफ़ी फेमस है बात कि जी हमारे साथ जो मर्जी हो जाए, हम सड़कों पे नहीं निकलते, हम कुछ करते नहीं है इसके बारे में, कभी भी स्टैंड नहीं लेते, वी नेवर स्पीक अप। बिल्कुल, क्योंकि हर एक का हाथ किसी और की जेब में है ना। अभी तक सिस्टम चल रहा है। आप जब ये कहोगे ना कि अब, क्योंकि हमें ये पता है कि जिस तरह हम थोड़े दिन पहले भी बात कर रहे थे कि डिक्लाइन है, ठीक है, अनलेस वी हिट द रॉक बॉटम, हमने वापस ऊपर की तरफ उठना नहीं है। तो इन हालात में अगर आप कहोगे ना कि बोलने की भी इजाजत नहीं है, तो फिर एकदम से हमारी डिक्लाइन की तरफ रफ्तार और तेज हो जाएगी। नोबडी अफोर्ड्स दैट। एक चीज, दूसरी चीज, जब ये होते हैं ना इस किस्म की चीजें, मतलब एवरी न्यू क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप अगर ये समझते हैं ना कि लोग बात करना छोड़ देंगे, नहीं हो सकता। एक तो ये कि मतलब आप अभी से, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अपने नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए और लोगों को कहा जाए कि जी इतने पैसे आप मंथली देंगे तो इसके ऊपर हम आपको ऐड कर लेंगे और अब से सारी ट्रांसमिशन व्हाट्सएप पे होगी, ठीक है, अब से सारी ट्रांसमिशन पेट्रियन पे होगी, अब से रास्ते निकलेंगे। हाँ। तो आप कोशिश करके देख लें, ये होना नहीं है। हाँ। दूसरा ये कि कोई बंदा अगर गिरफ्तार हो जाएगा ना, वो बाहर जब निकलेगा, मतलब आज़ादी, एक तो ये कि अगर वाकई किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन की है फिर तो चलो सज़ा मिल भी जाए, लेकिन अगर किसी को आपने गलत सज़ा दे दी, वो निकलेगा, उसको पॉलिटिकल असाइलम भी मिलेगा, वो बाहर भी जाएगा और वो लेक्चर भी देगा, और उसके बाद जब वो वहां से चैनल पे जो कुछ बोलेगा आपका उस पर नंबर एक कोई कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है। नंबर दो, जिस तरह अब यहाँ पे लोग आहिस्ता आहिस्ता टीवी का हम देखते हैं ना कि यार इधर तो सेंसरशिप होती है, बस लोगों को तासुर बन गया, वो होती है या नहीं होती। सोशल मीडिया भी छोड़ देना, सोशल मीडिया भी लोकल छोड़ के इंटरनेशनल देखेंगे, वही हमारे जो बाहर सारा पैसा यहाँ से बाहर जाएगा, अंदर कोई नहीं आएगा। और आखिरी चीज मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि ये जो हम बार बार कहते हैं ना कंस्पिरेसी थियरीज, हम हंसते भी हैं उस पर, हम अपनी भी पेश करते हैं। पूरे मुल्क का ये फेवरेट पास टाइम है कंस्पिरेसी थ्योरी। क्यों है? इसलिए कि ये तासुर कायम हो गया है कि इस मुल्क में सेंसरशिप है। जब भी ये तासुर कायम हो जाएगा ना, आप किसी को बिल्कुल सही बात भी बताओगे तो वो आगे से शक करेगा कि यार जरूर कुछ है मसला। और नहीं, यू राइट, नॉट ओनली इज इट हार्ड कि आप ये इम्प्लीमेंट भी कर सकें अगर आप रेगुलेशन शुरू भी कर देते हैं, बट ऑल्सो इट्स
अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आई मीन ठीक है, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एक आपका एक राइट है, बट अनलेस आप हेट इंसाइट कर रहे हो या आप कुछ मतलब इस तरह की चीज़ें आप फैला रहे हो जो कि वैसी जनरली माशरे के लिए अच्छी नहीं है, अब वो क्या डिफाइन आप किस तरह करते हो उसको कि क्या अच्छी नहीं है क्या गलत है, वो भी एक सब्जेक्टिव डेफिनेशन हो जाती है। कानून साजी हो चुकी है और वो कानून बने हुए। अच्छा, आप इस तरह देखें कि हम ये आज बात कर रहे हैं, श्रीलंका में आज से 3 दिन पहले उन्होंने बिल पास कर दिया, ऑनलाइन सेफ्टी बिल। अब उसको असल में मसला ये कि ये जितने भी बिल क्रिएट होते हैं उनको शक्ल और सूरत इस किस्म की दी जाती है कि ये सेफ्टी बिल है, और इसको भी चीज़ दी है कि यार हम ऑनलाइन बुलिंग, ऑनलाइन अब्यूज़ और लोगों के खिलाफ जो कमेंट्री होती है उसको रोकने के लिए कोई ना कोई निज़ाम होना चाहिए। और लोग दुनिया भर में इस चीज़ को बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि श्रीलंका ने ऐसी चीज़ पास कैसे करा ली और बड़ी मेजॉरिटी के साथ पास कराई है, और कि जी उसके अंदर कि जी हम सब सेफ्टी लाएंगे ऑनलाइन। लेकिन असल में हिडन इसके अंदर ये चीज़ है कि क्योंकि आपने श्रीलंका में देखा उनकी इकॉनमी की वजह से उनके ऊपर जो प्रोटेस्ट की हद तक चीज़ हुई, अब जो उन्होंने मामला संभाले हैं कि हमारे पे मजीद तनकीद ना हो, इस वजह से उन्होंने ये बिल पास किया। बिल्कुल, और हम सादी मिसाल ये है कि अब अगर असद मुझे बुली करेगा तो मैं अदालत के बजाय पीटीए जाऊंगा। मतलब ये क्या बात है? और अब अगर पाकिस्तान की हद तक बात कर लें तो पीटीआई के दौर में पीका ऑर्डिनेंस जो है उसके अंदर अमेंडमेंट लाने की बड़ी भरपूर कोशिश की गई थी, जो उनके अपने जो वज़रा हैं बशमूल शिरीन मज़ारी, जिनकी बाद में स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं इसके ख़िलाफ़ थी, क्योंकि उन्होंने जो उसका सेक्शन 20 था जिसको डेफेमेशन क्रिमिनलाइज किया था उन्होंने, वो फिर तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। शुक्र है वो चीज़ ख़त्म हो गई। उस पर उन्होंने कहा था नॉन बेलेबल वारंट होंगे आपके और 5 साल कैद होएगी। तो लोगों के हाथ पैर फूल गए थे कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस दौर में। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि पीको ऑर्डिनेंस कौन सा 2022 में आया था, पीको ऑर्डिनेंस 2016 में नून लीग ने बनाया था, और 2016 के अंदर उसके हालांकि आर्टिकल 20 नहीं, सेक्शन 20 नहीं था, पीटीआई ने कोशिश की सेक्शन 20 डालने की। तो हमने भी इस चीज़ की बड़ी कोशिश की, और काकड़ साहब का ये मेरे ख्याल में वो भी उसमें अगर इजाफा करना चाह रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपकी वाली बात दुरुस्त है कि, और मैं उसी के अंदर आपकी बात में चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि पहले इन सब चीज़ों के साथ पैसा अटैच नहीं था। अब जाके आम लोगों को भी पता है यार कि यूट्यूब और बाकी जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर आपका कंटेंट अच्छा है। सो आप लोगों को ना सिर्फ ये कर रहे हैं कि आपने कहा जैसे आवाज़ बुलंद करना बंद कर देंगे लोगों की तो लोग परेशान होंगे, वो तो करेंगे ही, लेकिन लोगों का रोजगार मारेंगे तो वो उससे ज़्यादा परेशान होंगे। बिल्कुल। और इसमें आखिरी चीज़ जो साई ऑफ रिलीफ फॉर अस, वो ये है कि इरादे तो ये जैसे भी कर लें, ये कितनी अच्छी बात है हमारे लिए कि नालायक कितने हैं कि शायद इनसे हो ही नहीं सकता। बात बिल्कुल सही किया आपने। चले यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। एक खबर आई है कि पीएसओ को अपेरेंटली अराउंड 800 बिलियन के उनके पैसे हैं जो अनपेड हैं, जिसकी वजह से दे आर फेसिंग लिक्विडिटी क्राइसिस। और इसमें कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जिन्होंने उनको पेमेंट करनी है नहीं की हुई? पीएसओ को सब ने पैसे देने हैं। पूरे मुल्क ने पीएसओ के पैसे देने हैं। एक बहुत ही लिक्विडिटी क्राइसिस में पड़ा हुआ है, जैसे आपने जिक्र किया कि 853 बिलियन रुपीज़ टोटल है, उसमें से 572 बिलियन जो है वो सुई नॉर्दर्न ने देना है एलएनजी इंपोर्ट का, 187 बिलियन जो है वो पावर सेक्टर ने देना है, और 27 बिलियन जो है वो हमारे शरीफ से पीआईए के इदारे ने देना है। सो अपेरेंटली ये ड्यू सिर्फ इस साल नहीं है, काफी सालों से चलता आ रहा है, एक्यूमुलेट हो रहे हैं और एक्यूमुलेट हो गया। एंड पीएसओ हैज बीन द वन टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक एंड नाउ दे आर रिक्वेस्टिंग दीज ऑर्गेनाइजेशंस टू एक्चुअली आप लोग लोन लें। एक ज़माने में आपको याद होगा नून लीग का ही दौर था, तो यहाँ पे पेट्रोल पंप जो थे वो बंद हो गए थे और पेट्रोल नहीं था, और उसके ऊपर ये था कि जी कुछ स्ट्राइक है उनकी, वो अभी हमें बताया गया था, असल में पीछे पेट्रोल था ही नहीं, पंपों को देने के लिए आपके पास पेट्रोल ही नहीं था। तो अगर तो इस किस्म की सिचुएशन रही तो वो चीज़ फिर से क्रिएट हो सकती है। इसमें देखें, एक तो ये है कि SNGPL जो है वो सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। अब ये होता क्या है, SNGPL वो है जो हमें घर पे गैस देता है, मुझे और आपको। सो ये गैस LNG मिलती महंगी है, हमें सबको सब्सिडी मिलती है। अच्छा, अगेन वो जो गरीब है ना, वो बेचारा अभी भी लकड़ी जला रहा है। हम जो गरीब भी नहीं है उनको सब्सिडी मिल रही है गैस पे, ठीक है, और हम हीटर चला रहे हैं, हम गीज़र चला रहे हैं, और वो जो सब्सिडी है हुकूमत कहती है कि हम दे देंगे पैसे, हुकूमत नहीं देती, हमें सब्सिडी मिलती जा रही है, पीएसओ पे डेट बढ़ता जा रहा है।
अच्छा 2013 में भी इससे मिलती जुलती कोई हरकत हुई थी, लेकिन एग्जैक्टली ये थी मुझे पता नहीं, लेकिन अभी IMF से फिर बात चल रही है और डेट मैनेजमेंट प्लान के उसमें वन टाइम कैश इंजेक्शन में सर्कुलर डेट ऑफ 1268 बिलियन ये जो गैस में है वो शायद सेटल कर दें हमारा। अगेन ये 2013 में भी इस तरह की कोई चीज़ शायद हुई थी, लेकिन फिर यही हुआ कि वो अक्यूमुलेट दोबारा होना शुरू हो गया। अब ये फिर अगर अल्लाह करे क्लियर कर दें तो हम सही हो जाएगा मामला, लेकिन उसके बाद फिर अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे तो फिर हम पे यही हालत हो जाएगी। सो मेरी यहाँ पे सिर्फ एक अपील है, एक तो ये कि दुआ करें दूसरा ये है कि खुदा का वास्ता IMF और बाकियों को गालियां निकालनी बंद कर दें। बाहर के जो मालियाती इदारे हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं, हमारा सहारा बन रहे हैं। हाँ मतलब ये जो भी मसला है ये इंटरनल मसला है उनको सर। लेकिन ये खबर जो है ये कितना अच्छा आपको अक्स देती है या कितना अच्छी है कि आपको एनालॉजी ड्रॉ करती है हमारा जो इस वक्त ताजर कम्युनिटी की एक हालात हुए हैं। मुझे तो लगता है और मैं काफ़ी सर्टन हूँ इस चीज़ पे कि इस मुल्क में रिकवरी करवाना किसी शोबे में उससे बड़ा काम कोई है ही नहीं, उससे मुश्किल काम कोई है ही नहीं। आप अगर किसी इंडस्ट्री में चले जाएं और वहाँ पे अगर आपने क्रेडिट दिया हुआ किसी को तो वो अगर वो क्रेडिट 3 महीने का है तो वो 4 है, अगर वो 6 है तो वो 1 साल है। यहाँ पे एक कल्चर बन चुका है हमारे बिज़नेस का, और ये मैं अफसोस से कहता हूँ कि शायद ये सिर्फ पंजाब सेंट्रिक कल्चर है जिसके अंदर आप समझते हैं कि ये आपका हक है कि अगले से अगर आपकी तय हुई है बात कितने दिन में पैसे देने हैं तो आप उसको अदा नहीं करते। और ये देखें ये कितना बड़ा उसका सबूत है कि ये इतनी बड़े पैमाने इतने बड़े स्केल पे PSO जैसे इदारे के साथ जो कि स्टेट रन चीज़ है उसके साथ भी ये हो रहा है कि यार हमें पैसे नहीं मिलते, और उसकी वजह आपके सामने है। एक तो कल्चर है और दूसरा ये है कि आप अपने आप को इतना स्प्रेड आउट कर देते हैं कि जी हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे फलाना भी कर देंगे, पर असल ये और चीज़ कल्चर खत्म हो जाएगी। और मैं इसमें अमीरों को एक टिप आखिरी देना चाहूँगा कि आप लोग तो पहली फुर्सत में गैस अप्लाइंसेस बंद करके तो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हों। उसकी वजह ये है कि सब ने गैस अप्लाइंसेस इसलिए रखी हुई है ना कि सस्ती पड़ती हैं। अब मेरे ख्याल में IMF जब इतना पैसा क्लियर करेगा तो फिर वो इंश्योर भी करेगा। गवर्नमेंट ने एडमिट कर लिया 15 फरवरी के बाद ये प्रोग्राम एंड होगा तो गैस प्राइसेस में वो वाली हाइक आएगी जो इस मुल्क ने आज तक नहीं देखी। बिल्कुल, और वो आनी भी चाहिए। और अगेन अगर आपने सब्सिडी देनी है तो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है आप गरीब को दें, ये तो पूरे पाकिस्तान को सब्सिडी मिली जा रही है। और मैं इसमें एक और ऐड करता हूँ जी, जो हमारे बुजुर्गान वो जो हमें कहते थे कि यार कि हमारे ज़माने में ऐसी गैस आती थी हम तो चूल्हे खुले छोड़े जाते चल रहे होते थे। एक तो ये कितनी रिस्पॉन्सिबल चीज़ है। अगर तो मेरे ख्याल में ये किसी जानने वाले के दोस्त ने किया होगा ना तो इससे ज़्यादा डेंजरस कोई चीज़ नहीं है, मतलब घर फट सकता है पूरा। और उसके अलावा उसके बारे में बोस्ट करना अब खत्म हो रही है ना गैस। दैट्स एक्चुअली ट्रू, चूल्हा सारा दिन ऑन होता था टू हीट अप द रूम। तौबा, यानी कि ओबेसिटी और गैस जो है वो दोनों लिंक्ड हैं। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक प्राइवेट कंपनी ने एक हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस की है जिसके ज़रिए आई बिलीव इट्स आल्सो एन ऐप, औरतें जो हैं उस हेल्पलाइन को कॉल कर सकती हैं और उस ऐप को एक्सेस कर सकती हैं, यंग गर्ल्स स्पेशली, टू अंडरस्टैंड कि निकाह नामा में क्या क्या क्लॉजेज होते हैं और उनके बारे में उनको एजुकेट करने के लिए एक ऑडियो आई बिलीव कोई इंट्रोड्यूस की है उन्होंने, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव जो कि हमारा मुझे लगता है कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं लेना चाहिए, ये दिस शुड बी कमिंग फ्रॉम द स्टेट, लेकिन एफर्ट्स लोग कर रहे हैं इस एरिया के लिए, विच इज़ अमेजिंग, कमेंडेबल। नहीं, और वो प्राइवेट वालों की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बर्डन है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन ले लेगी, कितना आप उस पर इम्पैक्ट क्रिएट कर लोगे, इस तरह की चीज़ें आपकी टीवीज़ पे एजुकेशन आनी चाहिए, आपको यू नो आप घरों पे बांटने चाहिए, यू शुड रीच आउट टू गर्ल्स इन पब्लिक स्कूल ताकि आप उनको एजुकेट करो। तो ये हमारे NGOs हैं, हमारे इस तरह की प्राइवेट जो भी जिस मर्जी प्रेशर पे आके वो कर लेते हैं, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट की है ना। आप अगर बाहर अमेरिका में, तो आप दोनों को बता दूं कि स्टेट बिजी देखे ना डीलिंग विद इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं और मुझे नहीं समझ आ रही, मैं रोज यहाँ बैठा हूँ तो देख रहा होता है स्टेट ये भी करे वो करे, आप दोनों चाहते क्या? 8 तारीख तक अब हम बात नहीं करेंगे, स्टेट से कुछ नहीं मांगेंगे। इस सिनेरियो में ये एक माइक्रो फाइनेंस निजी कंपनी जो उन्होंने ये चीज़ बनाई है 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में इन्होंने किया है इसलिए। और जब उसमें देख रहा था तो एक पाकिस्तान कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की तरफ से ये कहा जाता है कि 2/3
जो है वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकती ख़वातीन जो कि निकाह नामे की जो शराइतें और जो चीज़ें हैं, इसलिए उनको समझ नहीं आती जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो जा रही हैं, और जो सबसे इतना ज़िंदगी का उनका बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए उन्होंने 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको किया है, ऑडियो फॉर्म में किया है, नॉट रिटन फॉर्म में। और वही वाली बात है कि लिटरेसी इशूज़ क्योंकि हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा हैं, तो उस मद में इन्होंने ये सारी चीज़ की है, जो कि मेरे ख्याल में कमेंडेबल है। और ये चीज़ें ऐसे और इकदाम भी लेने चाहिए। बिल्कुल कमेंडेबल है। दूसरी एक और चीज़ ये है कि निकाह जो है ना, निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, और मैंने इसके बारे में कुछ वकला से भी बात की है और आलम दीन से भी बात की है, और वो दोनों इस पे मुत्तफिक हैं कि वो जो है ना कि कबूल है के अलावा आप उसमें मजीद चीजें ऐड कर सकते हो। और वो बिल्कुल वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसलिए नहीं कि कल को जब आपकी शादी नहीं चलेगी तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको कुछ मिलेगा। वो तो वही बात है कि अगर एक शख्स अच्छा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ के भी दे देगा, और अगर एक शख्स ने तंग करना है तो फिर वो तो जो कॉन्ट्रैक्ट में है उसने वो भी नहीं देना, ठीक है। लेकिन उसका फायदा ये है कि वो जो होता है ना कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, वो जो एक आपसी बाद में रह जाते हैं ना रिग्रेट्स के, उसने कहा ये था, वो कहता है नहीं मैंने तो ये नहीं कहा था, तुमने ये कहा था, वो उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो मतलब अगर आपने डॉक्टर से शादी करनी है और उसको बाद में काम भी नहीं करने देना, तो आप निकाह में लिख लो जो बाद में आपने उसको सरप्राइज देना है। बिल्कुल। तो इस तरह की जितने सारी चीजें हैं ना, वो आप अगर निकाह में लिख लें तो कम से कम बाद में एक दूसरे से खलिश कम हो जाएगी। बिल्कुल। ये आप 2/3 ऑफ वुमेन बता रहे हैं, आई बिलीव इट्स मोर देन दैट इन फैक्ट, कि वुमेन हैव नो आइडिया कि कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से क्लॉजेज हैं, इसका क्या मतलब है। खैर अगर आप एजुकेट भी कर लो ना टू योर यंग गर्ल्स हु आर एंटरिंग इनटू अ निकाह, द प्रॉब्लम इज़ कि अगर वो जब एट दैट पॉइंट देयर मेल रिलेटिव्स उस सिचुएशन में, या फ्यूचर हस्बैंड हो, और आप अगर ऐसी बात भी कर दो कि जी क्या मुझे तलाक का हक, तलाक तफवीज़ दी गई है कि नहीं दी गई, उस पे जो है ना द रिएक्शन ऑफ द, हमारे कल्चर में हमारे रिएक्शन ऑफ द इन लॉज, रिएक्शन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, कि हाउ कैन अ वुमन, एक औरत जिसकी शादी होने वाली औरत को एक लड़की मासूम सी समझ जाती है कि जी कैसे वो एक सवाल उठा सकती है, इस तरह की बात है वाली बात होती है ये। सो आई बिलीव अगर आप उनको एम्पावर कर भी रहे हैं, क्या आपके जो अराउंड जो लोग हैं वो इस चीज़ को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि औरत इसको एज अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके चले? मेरा तो ख्याल है कि ये ठीक हो जाएगा मामला कुछ अरसे में। अच्छा, I think it's a fight that those women have to fight. अच्छा, पता है right? So एक additional, एक आपकी औरतों को, एक तो आप उनको empower कर रहे हो, educate कर रहे हो, बट आप उनके इर्द गिर्द के सिस्टम को नहीं प्रोग्रेस कर रहे। लेकिन है इनएविटेबल। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि हम ना बेसिकली वेस्ट से कुछ 40 साल 50 साल पीछे हैं एवोल्यूशन में, ठीक है। अच्छा, वो हो ये रहा था कि हम पिछले को 50 साल से सुन रहे थे कि वहाँ पे तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और यहाँ पे हम भंगड़े डाल रहे थे कि देखें हमारा फैमिली सिस्टम कितना अच्छा है कि यहाँ पे नहीं होती। वो मसला हमारे फैमिली सिस्टम के अच्छे होने का नहीं था, मसला ये था कि हम उनसे 50 साल पीछे हैं। अब वो टाइम आ गया है, अब होनी है, इट इज़ इनएविटेबल। जब होनी है तो इसने खुद ही स्टिग्मेटाइज नहीं रहना। जब हर घर में एक तलाक की हफ्ता लोग बैठे होंगे तो आप उंगली उठा के नहीं कह सकते कि ओ तेरी तो तलाक हुई हुई है, तो ये सही हो जाएगा। और देखें तो ये तो मानने वाली बात है, जब तक ये नहीं होता है, जो अल्लाह करे हो जाए, ये मानने वाली समझने वाली बात है कि हर औरत सानिया मिर्ज़ा नहीं होती, और वो उस सिक्योरिटी के साथ जो कदम उन्होंने लिया वो नहीं ले सकती आपने। लेकिन उसके अंदर इधर मैं स्टेट को खुद ही वापस ले आता हूँ कि अगर इस चीज़ पे अगर स्टेट अगर एफर्ट करे डेफिनेटली, तो ये मेरे ख्याल में फायदेमंद चीज़ है। रीइंटीग्रेशन ऑफ दीस वुमेन बैक इनटू द सोसाइटी बहुत मैटर करती है। आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स एंड सेफ्टी फॉर देम, वुमेन हु कम टू मी एंड दे हैव ऑल द रीजंस to qualify for a खुला, but the reason why they don't go ahead with it is because आपकी reintegration कैसे होगी, आपकी financial dependency है, आपके बच्चों के कल को custody guardianship के मसले हैं, आप travel नहीं कर, चलो travel तो चलो सिर्फ एक है जी, वो हल हो जाएगा, सब मसले हल हो जाएंगे। जो औरत फाइनेंशियली जो हो गई है ना इंडिपेंडेंट, जी जी, उसको आज से 30 साल पहले भी कोई नहीं रोक सकता था, उसको आज भी कोई नहीं रोक सकता, उसको आगे जाके भी कोई नहीं रोक सकेगा। हमने बेसिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट खवातीन बनानी है बस। बिल्कुल, लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट खवातीन बनाने के लिए एक सिस्टम भी क्रिएट करना है जहाँ पे उनके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आसान हो जाए, बस वो पढ़ लिख जाए। So it's more equitable than equality कि आप उनको फैसिलिटेट करें कि अगर वो ऐसा चले, ये तो हम निकाह से हम तलाक पे क्यों आ गए हैं, हम तो निकाह की बात जाएंगी ना। मतलब अगेन जाहिर है एक छोटी बच्ची है जी जी, उसको तो मतलब पता नहीं वो स्कूल जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती, ये तो पेरेंट्स ने करना है ना। बिल्कुल, तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो आउट ऑफ स्कूल बच्चा ना देखे, ठीक है। एक दफ़ा बच्चियाँ पढ़ गई
ये मसले सारे खत्म हो। बिल्कुल, आई थिंक हमारी अगली जनरेशन तक विल सी अ ह्यूज लेकिन ये कि हमारे 23.5 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, सो ये प्रॉब्लम है। तो दैट्स वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप टीवी चैनल्स के जरिए और दूसरे मीडियम्स के थ्रू आप उनको एजुकेट करो। चाहे अगर आपको बेसिकली स्कूल भी नहीं गए तो एटलीस्ट आपको अपने हकूक पता हो, आपको पता हो कि अच्छा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें आपके कुछ राइट्स हैं अंडर लॉ, अंडर इस्लाम, जो आप क्लेम कर सकते हैं। सो होपफुली विल गेट टू सी सम प्रोग्रेस इन दिस एरिया। एक कहीं पे प्रोग्रेस रुकी हुई है जी, ऑरेंज लाइन के डिज़ाइन नहीं अप्रूव हुए। ये बड़ा अजीबोगरीब किस्म का लतीफ़ा बन चुका है। ये आज से कुछ दिन पहले ये कहा गया था जी कि हम ऑरेंज लाइन को सोलर करेंगे, उनके जो मुख्तलिफ स्टेशन हैं और बाकी जगह हैं उनको सोलर करके वहाँ से कुछ इनकम जनरेट करेंगे, ताकि क्योंकि सब्सिडाइज्ड होता है थोड़ा मामला है इस किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, तो इनकम जनरेट। अच्छा, उसके बाद जब सारी ये स्टडीज़ वगैरह हुई और देखा गया कि कैसे करेंगे, तो पता चला कि जो नेस्पाक है जब इन्होंने बनाई थी ऑरेंज की स्टेशन वगैरह, तो उधर कोई प्रोविज़न ही नहीं बनाई थी सोलर पैनल्स लगाने की। यानी कि अगर अब इसकी सोलर अपग्रेडेशन जो इसे कह रहे हैं वो करनी है, तो उसके अंदर इनके जो स्टेशन की जो कैनोपीज़ हैं और जो लाइट स्ट्रक्चर्स हैं उनको तमाम तौर पे रीडिज़ाइन करके शायद री-इरेक्ट या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और फिर ये केपेबल होंगी सोलर करने के लिए, जिसकी कैलकुलेशन करने के बाद कॉस्ट करोड़ों में क्योंकि है, तो ये कहा जा रहा है जी कि हम अब शायद इसको ना कर पाएँ। और इसकी अपेरेंटली सोलर सिस्टम पूरा का पूरा इसकी प्राइसेस आर द लोएस्ट एवर। हाँ जी, और वो इसके और डॉलर लो है ना। एक तो डॉलर के अलावा भी देखिए वो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती जाएगी ना, सस्ता होता जाएगा, परसेंट सस्ता होता जाएगा। बात ये है कि हम सड़क बनाते हैं, उसके बाद हमें जरूरत महसूस होती है कि फुटपाथ बनाना था कि हमने इस पे जो है ओवरहेड बनाना है या अंडर पास बनाना है, हम उस सड़क को तोड़ते हैं ना, तो अगर इसको भी तोड़ के उसको दोबारा इरेक्ट कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? कैनोपी है, मतलब हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी? वो एक कैनोपी नहीं है, वो तमाम स्टेशंस पे। ठीक है, स्टेशंस पे है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी की पूरी आपकी लाइन डिस्ट्रॉय हो रही है, उसके लिए बंद करनी पड़ेगी। और शादी है 9.5 अरब रुपया, 9.5 अरब रुपया अगर आप खाली वॉल्टन रोड पे लगा सकते हैं तो इधर भी लगा। पूरी डिफेंस की आपकी मेन सड़कें जो मेन लाहौर के एरिया से कनेक्ट करी थी उसको बंद कर दिया था, तो इधर ऑरेंज लाइन को नहीं बंद कर सकते? मैंने जिक्र किया कि ये लतीफा है। मैंने बात ये से शुरू की है, आप दोनों समझ गए। लेकिन ठीक है, सोलर करें, हर चीज़ को सब कुछ करें। मेरा अपना ख्याल है कि इस जो केयर टेकर गवर्नमेंट जो सेटअप रहा है पंजाब के अंदर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बड़ा कामयाब रहा है। इसके अंदर बहुत से ऐसे मंसूबे जो हैं वो रिकॉर्ड टाइम में किए गए हैं जो कि ज़रूरी भी थे, कुछ रह गए हैं जो अभी चल रहे हैं जो शायद मुकम्मल हो जाएंगे खैर से। और मैं ये चाहूँगा कि अगली गवर्नमेंट आके इनको छोड़ ना दे, वो इनको बरकरार रखे और इनफैक्ट ख़त्म करे। और उसकी वजह ये है कि वाकई में ऐसे इलाके बहुत सारे हैं जिनके अंदर सड़कों का निज़ाम इतना ख़राब है कि आप परेशान हैरान हो जाएंगे कि लोगों को मूव करना कितना मुश्किल है। तो अगर तो यही हमारे जो पंजाब केयर टेकर मोहसिन नकवी साहब ने आके इस चीज़ को लिया और समझा है और वो शुरू करा दिए हैं, तो आई होप कि अगली गवर्नमेंट इनको पूरा करे इसके समेत। मतलब अगर किया जा सके तो ये भी कर, तो कोई भी रास्ता निकाल लें, आप कैनोपी ना बनाएं, आप कहीं और इनको जस्ट आई एम प्रीटी श्योर देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज। आपने सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है। पंजाब में कुछ भी हो सकता है और लाहौर में तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगली खबर की तरफ चलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने अपेरेंटली प्राइवेट प्रैक्टिसेस पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी है या उनको बंद करने का हुक्म दिया है। वो खबर थोड़ी जो जहाँ मैंने देखी वो ज़रा मिसलीडिंग सी। जैसे शाहिद करीम ने पास कर दिया ऑर्डर कि पब्लिक सेक्टर के जो हैं डॉक्टर्स वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसी बात, लोग कुछ परेशान हो गए, इसका मतलब प्राइवेट ख़त्म हो जाएगा, हम सबको पब्लिक सेक्टर में जाते। खबर ये नहीं, ये असल में ये कोई मेरे ख्याल में कोई 2 दर्जन दफ़ा खबर जो है इस किस्म की आ चुकी है, लेकिन वो महकमे की तरफ से होती है। ये क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है तो दिस इज़ मोर सीरियस। सो और इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको लगता है कि होएगी कोई? वो मैं बताता हूँ ना। तो उन्होंने कहा ये अपने ऑर्डर में कि ये तो है ना कि ये तो एक हिस्सा है उनका जो ऑर्डर दिया है कि जी आप प्राइवेट क्लिनिक्स बंद करें। दूसरा इसमें ये है कि जो डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की एसोसिएशंस हैं पब्लिक सेक्टर में वो बंद करें आप, वो नहीं होगी, यूनियंस नहीं होंगे बेसिकली। और तीसरी चीज़ जो मेरे ख्याल में सबसे इसके अंदर बड़ी चीज़ है जो लोग नहीं इतना कर रहे, वो है कि जो ACR रिपोर्ट होती है एक प्रोफेसर की अस्पताल की, विच इज़ एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट,
वो अब उस अस्पताल का जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, MS है, वो लिखेगा। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी सीरियसनेस शो करती हैं जस्टिस साहब की तरफ से कि हेल्थ सेक्टर के अंदर एक तो रश, अद्वियात के ऊपर भी उन्होंने बात की कि वो नहीं मिलती, उन्होंने सारे जो मुतलका इदारे हैं उनको चौकन्ना किया इस चीज़ के ऊपर कि आप इस सारे मामला को ठीक है, लेकिन सबसे उन्होंने बात को एम्फेसिस ये किया कि डॉक्टर्स जो हैं, जो अगर पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉई तो पब्लिक सेक्टर में काम करें और पूरी एफर्ट आपकी वो होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में आप नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन फिर वही बात है ना, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। अब यहाँ तो इंश्योर करें कि वो पब्लिक सेक्टर वाले डॉक्टर्स इतना पैसा कमा रहे हैं जितना वो प्राइवेट में कमा सकते हैं। अगेन ये जो सारे लोग हैं ये कोई MBBS सादे थोड़ी हैं, ये तो बाहर से स्पेशलाइजेशन करके आए हुए हैं। और ये पाकिस्तान में शायद इसीलिए आए थे कि चलो थोड़ा सा हम डेंट ले लेते हैं अपनी इनकम पे, लेकिन हम जरा अपने मुल्क में रहेंगे, अपना थोड़ी सी याशी करेंगे, ये वो मतलब थोड़ा सा लीनियंट होगा माहौल, वहाँ पे हर वक्त केस हुए पड़े रहते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर उनको इतना मेजर डेंट लेना पड़ गया तो वो कहेंगे ठीक है फिर हम जा रहे हैं अमेरिका वापस। इस मुल्क में मैं भूल गया हूँ फिगर एग्जैक्ट, लेकिन पता नहीं ऑलरेडी 17,000 लोगों के लिए शायद एक डॉक्टर है, उसमें डर्मेटोलॉजिस्ट भी शामिल है जिसको शायद आपने कभी जिंदगी में ना दिखाया हो। तो मसला ये है कि ऐसे मौकों पे आप मजीद डॉक्टर्स मुल्क छोड़ के चले जाएं, ये नहीं अफोर्ड कर सकते। सो आई एम श्योर कि बड़ा इन्होंने सोच के कर रहे हैं। मेरे तो ख्याल में इसके अंदर एक और बहुत बड़ा मसला है। एक तो आप कह रहे हैं जैसे मुल्क छोड़ के, अब हर डॉक्टर के पास ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। मेरा तो अपना ख्याल है कि जो पब्लिक सेक्टर में जो आते हैं वो इस वजह से आते हैं कि नंबर 1 आप कह रहे हैं कि इसको दूसरा कि जो ट्रैफिक और जो एक्सपीरियंस और जो लर्निंग पब्लिक सेक्टर में आपको मिलती है, जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है, वो आपको प्राइवेट में नहीं मिल सकती। साफ बात है। प्राइवेट में आप तब जाते हैं जब आप हाउस जॉब वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके आप एक नाम बन जाते हैं। पब्लिक में इतना एक्सपीरियंस कर लिया हो कि आप अब पब्लिक आप कर रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए और मजीद आप अपनी स्किल को होन कर रहे हैं, और प्राइवेट आप कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। तो अगर ये पब्लिक सेक्टर में इस किस्म की चीज़ कहेंगे तो कितने डॉक्टर हम कहेंगे कि यार हम कौम की खातिर और आवाम की खातिर जो है हम अपना प्राइवेट सेक्टर सेटअप छोड़ देते हैं, क्लिनिक बंद कर देते हैं और पब्लिक में करेंगे। मेरे ख्याल में एक भी नहीं होंगे, बाकी सारे कहेंगे कि ये पब्लिक से फिर हम जा रहे हैं। और मतलब इससे मुतवक्के ये है कि पहले तो YDA की स्ट्राइक होती थी, मेरे ख्याल में तमाम जो है वो मिलके अब खाली DA की स्ट्राइक हो जाएगी। आई थिंक कभी भी कोई ऐसा पॉलिसी मेजर, कोई ऐसा ऑर्डर जो है आइसोलेटेड सा अप्रोच के साथ नहीं पास करना चाहिए। ओवरऑल देखनी चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा टू पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर। यहाँ पे हम अपना शो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल बी राइट हेयर सेम टाइम टुमारो। बोलो जनाब टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।